सिविल परीक्षा जोन के मंच पे आपका स्वागत है। आज हम भारत कनाडा संबंध का जो वर्तमान दौर है इस पे बात करने वाले हैं। दो देशों के बीच जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित होते हैं और संबंध की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि हम कोई भी पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है। अगर कनाडा को अगर हम देखें तो लगभग भारत से 3 गुना बड़ा देश है क्षेत्रफल में, लेकिन जनसंख्या 3-3.5 करोड़ की रेंज में है। भारत उससे क्षेत्रफल में काफ़ी छोटा है, लेकिन जनसंख्या हमारी उनसे कई गुना ज़्यादा है। तो उनके पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो उनकी इकोनॉमी का एक आधार है। कनाडा में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाने का सोचते हैं। वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ लोग जाने का सोचते हैं। कनाडा के लोगों के बहुत सारे रिश्तेदार पिछले 100 साल से भी ज़्यादा समय से वहाँ जाते आए हैं, रहते आए हैं। अगर इतिहास आपने पढ़ा है तो वहाँ पर एक मुद्दा पड़ा होगा, कामाटामा गारू। ये एक जहाज था। इस जहाज पे 1914 में बहुत सारे लोग भारत से, पंजाबी मूल के लोग, बहुत सारे लोग कनाडा जाना चाहते थे और ब्रिटिश सरकार के दबाव की वजह से कनाडा की सरकार ने इस जहाज से किसी को भी उतरने नहीं दिया और सबको वैसे कि वैसे बेरंग लौटा दिया वहाँ से, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि ये भारत के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने की सोचते हैं। तो हमारे यहाँ के लोग वहाँ काफ़ी लंबे समय से जाते रहे हैं और पर्सन टू पर्सन जो इंटरेक्शन है, लोगों के बीच का जो संबंध है बहुत ही मधुर है। तो संबंध किस लिए होते हैं दो देशों के बीच में? संबंध इसलिए होते हैं क्योंकि हम में से कोई भी पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है। तो संबंध हैं हमारे, अच्छे संबंध हैं, लेकिन पिछले लगभग 30 वर्षों से समस्याएं कुछ हैं इन संबंधों में। समस्याएं सतह के नीचे थी, समस्याएं सतह से ऊपर नहीं आ रही थी, जिनकी वजह से बहुत सीधा सीधा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होता था। इशू ये होते थे कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ पे कानून के अंतर्गत वांछनीय हैं, ऐसे लोग कनाडा जाकर वहाँ पर असाइलम सीख करते हैं, पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं वहाँ पर, और वहाँ से यहाँ वापस नहीं आते। और फिर कनाडा की सरकार इस कानूनी प्रक्रिया को लागू होने में हमारी मदद नहीं करती, उन लोगों का प्रत्यार्पण भारत को नहीं करती। इस प्रकार से भारत में कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ खालिस्तान आंदोलन है, उससे संबंधित लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं और वहाँ से विदेशी धरती से, कनाडा की धरती से इस आंदोलन को चलाते हैं। तो अगर वो भारत के लोगों को कनाडा के लोग इस प्रकार से संरक्षण दे रहे हैं, अब अगर उनके विरुद्ध यहाँ कानूनी कार्रवाई जारी है तो सीधे सीधे वो वीज़ा पासपोर्ट लेके तो जा नहीं सकते। यानी कि ज़्यादातर लोग जो इस प्रकार से खालिस्तानी गतिविधि में यहाँ भारत में वांछनीय हैं, वो लोग इलीगल डॉक्यूमेंट के सहारे कनाडा पहुँचे। और उन लोगों को भी अगर कनाडा की सरकार वीज़ा अपने यहाँ देशों में नागरिकता दे रही है या उनको इंडेफिनिट पीरियड तक प्रोटेक्ट कर रही है, असाइलम दे रही है, राजनीतिक संरक्षण दे रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं भारत के विरुद्ध एक प्रकार का पक्ष दिखता है कि वो लोग भारत एंटी इंडिया स्टैंड ले रहे हैं। अब भारत के लोगों के कनाडा के लोगों के साथ अच्छे संबंध है। कनाडा में ज़्यादातर लोग ब्रिटिश ओरिजिन के हैं, और अगर पूर्वी भाग क्यूबेक को छोड़ दिया जाए, क्यूबेक में फ्रांस ओरिजिन के लोग हैं, तो बाकी जितने लोग हैं उनसे ब्रिटेन की वजह से संबंध बहुत अच्छे हैं। अब कनाडा की राजनीति पे आते हैं कि क्यों कनाडा में जो राजनीतिक दल हैं वो भारत के विरुद्ध कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि जो वर्तमान में राजनीतिक दल अभी कनाडा की सरकार में काबिज है वो ऐसा कर रहा है, इसके पहले भी जो दोनों मुख्य दल हैं, लिबरल कंजर्वेटिव, दोनों का यही तरीका होता है कि वो वहाँ पर उनकी आबादी में सिख समुदाय 2% लगभग भूमिका निभाता है, और संख्या इनकी बहुत कम है, लेकिन इनकी संख्या कम होने के बावजूद ये वोट बैंक है, ये एक मुश्त वोट करते हैं। ठीक है, जो लोग भी माइनॉरिटी में होते हैं उनका एक बिहेवियर होता है कि वो अपने हितों के प्रति बहुत ही ज़्यादा
सशंकित होते हैं, आशंकित होते हैं और उनको ध्यान में रखते हुए वोट करते हैं। तो इनका ये जो वोट है, और ये कुछ पॉकेट्स में है, ठीक है, जो घेटों वाली जो टेंडेंसी होती है कि कुछ चुनिंदा एरियाज में लोग एकत्र होते हैं, वो यहाँ इनके ऊपर भी लागू होता है। तो कनाडा में खासतौर से जो वेस्टर्न पार्ट कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस है, वहाँ पर बहुत सारे पॉकेट, जैसे सूर्य वगैरह का क्षेत्र हो गया, विक्टोरिया के आसपास के क्षेत्र हो गए, वहाँ पर कनाडा के लोग बहुतायत में मिलते हैं। अब इतनी संख्या में मिलते हैं कि वहाँ अच्छी खासी मात्रा में लगभग 16 से 18 MP जो है वो सिख समुदाय से संबंधित या भारतीय लोगों से संबंधित लोगों वो चुन के आ गए हैं उनकी संसद में। अगर अब इनके बिना अगर जो दोनों मुख्य दल हैं कनाडा के, वो अगर सरकारें नहीं बना पा रहे हैं या उनको सही तरीके से संचालन नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं इनका तुष्टीकरण करने की कोशिश करते हैं। तो जो खालिस्तान समर्थक जो वहाँ लोग हैं या जो दल हैं, वो उनका तुष्टीकरण दोनों दल करते आए हैं। वर्तमान में जो जस्टिन ट्रूडेव हैं, ये इनकी सरकार ने तो कुछ ज़्यादा ही एक स्टेप आगे आकर के ये काम किया है। अब अगर इंटरेस्ट को देखें तो कनाडा और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध कोई बहुत बड़े भारी नहीं है। अगर हम देखें कि कनाडा का जो और संबंध है, कनाडा का यूएसए के साथ संबंध है, इकोनॉमिक रिलेशन खासतौर से देखा जाए या यूरोपियन कंट्रीज के साथ देखा जाए, तो उनसे जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। भारत में वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन हमारे स्टूडेंट बहुत बड़ी संख्या में वहाँ जाते हैं, जिससे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में उनका पूरा का पूरा बिजनेस चलता है, पूरा का पूरा काम उससे चलता है। तो उनका डिपेंडेंस है हमारे ऊपर, और हमारे लोगों को एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ जाके जॉब उनको मिलेगी सारा कोर्स करने के बाद में, और वहाँ वो नागरिकता ले पाएंगे और यहाँ से अच्छा बेहतर जीवन स्तर जी पाएंगे। तो इस आशा में वो लोग जाते हैं, न केवल लीगल रूट से जाते हैं बल्कि इलीगल रूट से भी, जो डंकी रूट जिनको कहा जाता है, उनके माध्यम से भी जाते हैं। तो वर्तमान सरकार ने जो स्टैंड लिया है, क्योंकि उनकी जो सरकार है वो जगमीत सिंह की पार्टी से समर्थन ले रही थी अभी हाल फिलहाल तक। जगमीत सिंह वहाँ पर सिखों के एक जो नेता हैं, तो उनकी अपनी एक पार्टी है जिसके पास में जो MPs हैं वो जस्टिन ट्रूडेव की सरकार को समर्थन दे रहे थे। अब अगर भविष्य में फिर चुनाव होना है, अभी तो हालांकि इस पिछले महीने उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, लेकिन अगर भविष्य में फिर चुनाव होना है तो जस्टिन ट्रूडेव ने सोचा कि अगर जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं या सिख समुदाय के लोग हैं, अगर जस्टिन ट्रूडेव के इस प्रकार के व्यवहार से अगर खुश होते हैं, उनका तुष्टीकरण होता है और वो उनकी पार्टी को भविष्य में वोट करते हैं, तो इससे जो आपकी जगमीत सिंह की जो पार्टी है उसको साइडलाइन करने में मदद मिलेगी और अब उनका खुद का अपना बेस स्ट्रांग होगा। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में वो ये भूल गए कि कनाडा में बहुत सारे जो लोकल लोग हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, उसके ऊपर भी उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब जब इस चीज़ को मिस कर गए, या फिर वो जो कनाडा के इलेक्शंस में चीन के हस्तक्षेप को लेकर के जो जांच पड़ताल चल रही थी, जो मुद्दे चल रहे थे, उससे लोगों को भटकाना चाह रहे थे। जो उनके देश की राजनीतिक जो बातचीत चल रही है, जो विचार उस पर चल रहा है, उसको इससे कहीं भटकाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एंटी इंडिया स्टैंड लग करके पूरे कनाडा की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आज की डेट में जो विवाद का मुद्दा, जो बातचीत का जो मुद्दा बन गया, वो यही बन गया कि भारत और कनाडा के बीच के संबंध डिटेरियोरेट होते जा रहे हैं। उन्होंने भारत पे आरोप लगा दी बिना किसी सबूत के। इस बात को उन्होंने जो एक इंटरफेरेंस जो कमीशन है उसमें जाके मान भी लिया कि उनके पास कोई हार्डकोर जो क्रिमिनल एक्टिविटी भारत के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उसके लिए कोई सबूत है, तो वो भी उन्होंने इनकार कर दिया, खुद ही इनकार कर दिया। तो इससे उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी ही कमजोर हुई है, और इस क्रेडिबिलिटी कमजोर होने की वजह से उनकी खुद की पार्टी ने उनको 28 नवंबर तक का एक अल्टीमेटम दे दिया है कि आप अपना त्यागपत्र दे दें, नहीं तो हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे और आपकी सरकार गिर जाएगी। और देखिए, कनाडा में मैक्सिमम 3 बार तक प्रधानमंत्री कोई लगातार रहा है, चौथे बार में एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वैसे ही नहीं रहा है। तो जस्टिन ट्रूडेव का जो 3 बार का कार्यकाल लगभग होने वाला है, अब नेक्स्ट ईयर जब चुनाव होंगे तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा। और अगर जस्टिन ट्रूडेव ने जो भारत के साथ संबंध खराब करने का काम किया है, इसकी वजह से अगर लोकल जो लोग हैं वो लिबरल पार्टी को अगर मतदान नहीं करते, उनके फेवर में मतदान नहीं करते, तो पार्टी भी हार जाएगी। तो पार्टी का अपना एक स्टैंड है कि जो वर्तमान राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं वो त्यागपत्र दे के हटे और
कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने और ये जो समस्याएं चल रही है उनको पटरी पर लाए समय से, ताकि चुनाव से पहले एक हवा बन सके पार्टी के फेवर में फिर से, और वो लोग एक रीजनेबल वे में वोट एक्सपेक्ट कर पाए। तो क्या कनाडा को इससे फायदा होने वाला है? बिल्कुल नहीं। क्या भारत को इससे फायदा होने वाला है इस स्टैंड ऑफ से? बिल्कुल नहीं। भारत को भी कनाडा की जरूरत है। विभिन्न मंचों पे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम क्लेम करते हैं कि हमारा रिकॉर्ड हमेशा से क्लीन रहा है, तो बेहतर है कि ये इन्वेस्टिगेशन हो, वो आरोप ना लगाएं, इन्वेस्टिगेशन करें, और जो आरोप लगाए हैं अगर वो साबित नहीं कर पाते हैं तो उनको एक इसके लिए अपोलॉजी सीक करनी चाहिए। हालांकि जस्टिन ट्रूडेau ने ही 2014 में जब मोदी पहली बार इलेक्शन के बाद कनाडा गए थे, तो जो कामाटामा गारू जिसका मैंने इंसिडेंस का शुरू में जिक्र किया था, उसके लिए उसके 100 साल होने पर उसके लिए माफी मांगी थी कि कनाडा की गवर्नमेंट ने जो गलत स्टैंड लिया था। तो क्या इस स्टैंड के लिए कनाडा गवर्नमेंट भविष्य में माफी मांगने जा रही है? देखते हैं क्या होता है। तो यही वर्तमान में दोनों देशों के बीच जो इश्यूज हैं उसका पूरा का पूरा एक सार है। भारत के लोग, भारत की जो इंटेलिजेंस है वो वहाँ पे इंटेलिजेंस गैदर जरूर करती है, सारे देश इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। कनाडा के भी जो डिप्लोमेट्स हैं भारत में रहते हैं वो भी इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। तो रीजनेबल वे में इंटेलिजेंस गैदर करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ आती है और या न्यूज़पेपर में जो चीज़ें होती हैं या लोग पर्सनली क्या कह रहे हैं, कहाँ मीटिंग में क्या कह रहे हैं, उस सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करके यहाँ भारत सरकार को भेजना, ये सब काम वो करते हैं। लेकिन किसी भी अन्य देश में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है कि भारत के ऊपर कोई आरोप लगा हो और वो साबित भी हुआ हो। यूएसए में जो पन्नू के ऊपर जो अटैक वगैरह का आरोप है तो उसमें जांच चल रही, भारत सरकार कोऑपरेट कर रही है। अब इसमें जो निज्जर वाले केस में अगर कनाडा की सरकार क्या चाहती है, भारत क्यों उनके लोग आना चाहते हैं, उसके बारे में अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे तो उस स्थिति में भारत सरकार भी उनके साथ सहयोग नहीं कर पाएगी। वो सरकार उनकी कहती है कि हम भारत से चाहते हैं कि वो हमें सबूत दे। अब सबूत किस चीज़ के दे? भाई सबूत तो आपको ढूंढने होंगे ना, हम इसमें इन्वॉल्व थे, ये सबूत हम कैसे दे सकते हैं, हम कहाँ से दे सकते हैं, हम तो है ही नहीं, हमारी तरफ से हम कह ही रहे हैं। ठीक, तो कनाडा की सरकार को चाहिए कि अगर यहाँ भी वो भारत आना चाहते हैं तो उन्होंने अपना एजेंडा ही कभी नहीं बताया। भारत के जो वीज़ा लेने के लिए जो वहाँ एम्बेसी है, वहाँ उन्होंने जब एप्लीकेशन किया तो उन्होंने अपना एजेंडा कभी नहीं बताया कि वो भारत आकर करना क्या चाहते हैं, भारत में किससे मिलना चाहते हैं। अगर पहले से बताएंगे ही नहीं कि किससे मिलना है तो यहाँ उनको मिलवाएंगे किससे? तो ये एक प्रकार से दोनों के बीच में द्वंद्व चल रहा है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, और जो भी होगा ठीक है, हम उस पर फिर चर्चा करेंगे। तो इसके साथ सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।